Hey guys, welcome to श्रीज क्लासरूम और मैं हूं आपका होस्ट श्री। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फर्स्ट एपिसोड। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आपको उस वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को पेपर पर उतारते हैं या फिर उसे पेपर पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को सर्किट डायग्राम कहते हैं। सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी मटेरियल यूज होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विच कैसे बनाते हैं। तो स्विच में पहले एक लाइन होती है जिसके बीच में दो ब्रैकेट्स बने होते हैं और जब ब्रैकेट्स में एक डॉट होता है मतलब वो स्विच ऑन है और अगर ब्रैकेट्स खाली हैं मतलब वो स्विच ऑफ है। वहीं एक और सिंबल है सेल का, उसमें दो वायर के बीच में एक बड़ी लाइन खींची जाती है और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। इन दोनों लाइन को इक्वल हाइट का नहीं बनाया जाता। वहीं सेल के ग्रुप या फिर बैटरीज को हम सेल के टाइप ही ग्रुप ऑफ लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें बड़े डंडे पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं और छोटा जो डंडा है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा बल्ब का सिंबल थोड़ा फेंसिंग के टाइप का होता है। वहीं वायर को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर्स का सिंबल होता है नॉर्मल वायर के बीच में थोड़ा सा जिगजैग टाइप का। रजिस्टर्स का यूज हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे। साथ ही रायोस्टेट का भी सिंबल थोड़ी जिगजैग लाइन होती है जिसके बीच में से एक एरो पास किया हुआ होता है। इसके बारे में भी हम वीडियो में बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट जो सिंबल है वो है एमीमीटर का। ये सर्किट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का डिवाइस है और सबसे स्पेशल बात ये सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। वहीं हमारा दूसरा सिंबल है वोल्ट मीटर। ये एक सिंपल सिंबल है जो वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है। वोल्ट मीटर दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और ये हमेशा पैरेलल्स में कनेक्ट किया जाता है। अब हम इस चैप्टर के वन ऑफ द मेन टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 1987 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने मेटेलिक वायर में से पास किए जाने वाले करंट को और उसके दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन फाइंड किया था। ओम्स लॉ के अनुसार एक फिक्स टेम्परेचर पे एक वायर के मेटेलिक एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से पास किया जाने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इस लॉ को डिराइव करते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो अब हम इस कांस्टेंट की जगह यूज करते हैं रेजिस्टेंस को जिसका सिंबल है R। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाय I। रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम, जिसका नाम सर जॉर्ज साइमन की रिस्पेक्ट में रखा गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रायोस्टेट के बारे में। तो एक सर्किट में करंट को बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए भी चेंज किया जा सकता है अगर हम उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दें या कम कर दें, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा और अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो डिवाइस करंट को रेगुलेट करता है बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज करके, उसे रायोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस डिवाइस का सिंबल होता है एक वायर के बीच में कुछ जिगजैग लाइन जिनके बीच में से एक एरो पास किया जाता है। तो चलो इसी बात पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमें वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट का दिया गया है और इसमें से पास किया गया करंट 5 एम्पियर का है। अब हम इसी सर्किट में से
हम वोल्टेज सोर्स को चेंज करके हमने वोल्टेज सोर्स बदल दिया 45 वोल्ट का। अब इसमें से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है मेन सर्किट का और सेकंड सर्किट में से पास किए जाने वाले करंट को फाइंड करना है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप इस क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टाइम्स अप। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले फिगर में V1 I1 दिया हुआ है, मतलब हमारा पहला मेन वोल्टेज सोर्स है 15 वोल्ट का और उसमें से टोटल पास किया गया करंट 5 एम्पियर का है। तो हम इसमें पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो V1 इज इक्वल टू I1 इंटू आर। तो V हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। V इज इक्वल टू 15, I इज इक्वल टू 5 और R की वैल्यू हमें नहीं पता, तो 15 इज इक्वल टू 5 इंटू आर। तो हमें डायरेक्टली R की वैल्यू पता चल गई कि R इज इक्वल टू 3 ओम। तो अब हमें पता चल गया कि सेकेंड सर्किट में रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, वो होगी 3 ओम। अब हमने वोल्टेज सोर्स बदल दिया, तो अब हमें I ढूंढना है। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर। सो I2 इज इक्वल टू V2 बाय आर। तो I2 हमें नहीं पता पर हमें V2 पता है। V2 है 45 और R सेम रहेगा, तो R हो जाएगा 3। 45 बाय 3 इज इक्वल टू 15। सो करंट टोटल जो करंट पास किया गया है वो है 15 एम्पियर। अब हम डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर और एक वायर की रेजिस्टेंस को जो डिसाइड करते हैं फैक्टर्स, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक कंपोनेंट जो बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें से अच्छी खासी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर एक गुड कंडक्टर है। वहीं एक कंपोनेंट जो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। यानी जिस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास ना हो पाए वो एक इंसुलेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास। और एक कंपोनेंट जो एवरेज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। मतलब एक कंपोनेंट जो ठीक ठाक टाइप की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे जिससे थोड़ा बहुत करंट पास हो जाता है उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल निक्रोम वायर एटसेट्रा। तो अब हम जानने वाले हैं कि एक वायर की रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो एक वायर की रेजिस्टेंस 3 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला होता है वायर की लेंथ, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। और थर्ड नेचर ऑफ मेटल, मतलब एक जो कंडक्टर का मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसा कंडक्ट करता है उस पे भी डिपेंड करता है कि वायर कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो हमारे वायर की लेंथ की SI यूनिट है मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की SI यूनिट है मीटर स्क्वायर, और नेचर ऑफ मेटल जिसे हम रो से डिनोट करते हैं उसकी SI यूनिट है ओम मीटर। तो अब हम देखते हैं हम इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। एक वायर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एक वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और जितनी कम लेंथ होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। वहीं रेजिस्टेंस एक वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी कम रेजिस्टेंस, वहीं जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो हमें इससे पता चला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, तो हम इसकी जगह R इज इक्वल टू रो बाय एल ए लिखेंगे। रो हमारा कांस्टेंट होगा, तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल। तो हमारी R की SI यूनिट है ओम, A की SI यूनिट है मीटर स्क्वायर, यानी ओम मीटर स्क्वायर बाय लेंथ की SI यूनिट है मीटर। तो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर विच इज इक्वल टू ओम मीटर। तो हमारी रो की SI यूनिट हुई ओम मीटर। तो चलो अब हम एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन करते हैं। तो एक वायर जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है उसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब इस वायर को हमने मेल्ट कर दिया जिसकी लेंथ अब हो गई हाफ, यानी कि L/2, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 2A। तो अब हमें इस वायर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है।
तो चलो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो चलो अब हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि L2 है L1/2 और A2 है 2A और हमारा जो मेन R1 है वो है 20 ohms। तो R2 इज इक्वल टू रो L2/A2। तो हमें दिया हुआ है R2 इज इक्वल टू रो L/2/2A। तो ये जो L/2 का 2 है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रो L/4A। मतलब R इज इक्वल टू 1/4 रो L/A। तो हमें पता है R1 इज इक्वल टू रो L/A। अब R2 हो गया 1/4 रो L/A। हमने इस 1/4 को R1 में ट्रांसपोज कर दिया, मतलब R1 इज इक्वल टू 4R2। तो हमारा R1 है 20 ohms और 4R2 इज इक्वल टू 20/4, मतलब R2 हुआ हमारा 5 ohms। इस तरह हमें हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अब हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले मिल पाएँ। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि अगर उन्हें इस टॉपिक में डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।